मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ देवेंद्र सिंह। और आज मैं हाजिर हूँ एक और देश और दुनिया से जुड़ी बहुत बड़ी खबर लेकर। ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स देशों से जुड़ने के लिए कर दिया है आवेदन, कर दी है घोषणा। ब्रिक्स देशों से खुद को जोड़ने के लिए आवेदन किया है ईरान और अर्जेंटीना ने। सो देखते हैं इसके क्या है मायने और कौन कौन से देश आते हैं ब्रिक्स के अंदर, क्या है ब्रिक्स, ये सब जानेंगे इस वीडियो में अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत देश और ये है रूस, ये है चीन, ये है साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ये एशिया महाद्वीप के 3 कंट्रीज़ हैं और ये है साउथ अमेरिका। इसका जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है और इसी के नीचे जो दूसरा सबसे बड़ा देश है ये अर्जेंटीना है। तो अब हमें कम से कम इन देशों की लोकेशन पता चल गई जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब ये जो 5 देशों का एक आर्थिक समूह है उसमें ईरान जो कि दुनिया का आ, सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन्होंने भी आवेदन कर दिया है इन देशों से जुड़ने के लिए। तो जानते हैं क्या है ब्रिक्स की ताकत। और ये जो खबर आई है अभी, जो नई ब्रिक्स की समिट 14वीं ब्रिक्स की जो समिट चल रही है और इसका जो अध्यक्ष है वो है चीन। तो चीन की अध्यक्षता में जो समिट हुई है और ये वर्चुअल समिट है दोस्तों, मतलब फिजिकली वहाँ अपने लीडर या प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए, ये ऑनलाइन समिट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो यही कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, ईरान अर्जेंटीना अप्लाई टू जॉइन ब्रिक्स ब्लॉक आफ्टर रिसेंट समिट। ये सबसे बड़ी खबर है। अहेड ऑफ द समिट सऊदी अरेबिया टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू जॉइन द ग्रुप। इन तो सऊदी अरेबिया भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। अब क्यों ये देश इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और क्या है ब्रिक्स की ताकत, वो जानते हैं हम। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ब्रिक्स ब्रिक्स से जुड़ने के क्या मायने हैं और क्यों ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं ईरान, अर्जेंटीना एवं सऊदी अरेबिया भी कह रहा है। तो ब्रिक्स को हम जानते हैं नंबर्स में, नंबर गेम क्या है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जो ब्रिक्स के देश हैं, ब्रिक्स नेशन इंक्लूड मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की 40% से अधिक आबादी और एग्जैक्टली 41% पॉपुलेशन, जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। और दुनिया का लगभग एक चौथाई, या एग्जैक्टली कहें तो 24% जीडीपी, मतलब जो दुनिया में जितना भी पैसा है, धन है, उसका एक चौथाई इन 5 देशों के पास है। और अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, तो दुनिया का 30% क्षेत्रफल इन देशों के पास है। और जैसा मैंने बताया, जिम ओ'नील, चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स, उसने ये टर्म इजाद की थी 2001 में और दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया था। चीन अगर ब्रिक्स की कंट्रीज का सबकी अर्थव्यवस्था देखें तो उसकी जीडीपी में चाइना अभी 68%, मतलब सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार देश है। दूसरे नंबर पर इंडिया है और फिर रूस है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है।
तो लेकिन अगर ब्रिक्स हम देशों का बात करें आपसी व्यापार की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों में जो इंडिया है, इंडिया इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन ब्रिक्स पार्टनर फॉर इट्स इम्पोर्ट। तो इंडिया इन इन अन्य 4 देशों से ब्रिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो आयात करता है वो इंडिया ही करता है, अपने जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। और सबसे कम करता है वो चीन करता है। और जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा वो ब्राज़ील करता है। तो ब्रिक्स का अगर आर्थिक हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा रहा है जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से, तो वो ब्राज़ील उठा रहा है और रूस भी उठा रहा है। तो ये तो रही नंबर्स की बात। और जो बड़ी खबर थी वो ये कि ईरान और अर्जेंटीना भी जुड़ जाएंगे ब्रिक्स से, तो उसके क्या मायने होंगे। सो इस पे हम देखेंगे एक आर्टिकल जो कि फिलिप प्लिंगटन ने लिखा है। और वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द न्यू ब्रिक्स अलायंस इज़ ए मॉर्टल थ्रेट टू द वेस्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिक्स का नया अलायंस बन रहा है जिसमें ये 5 देश तो रहेंगे ही, चीन, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इनके अलावा अगर इसमें ईरान और अर्जेंटीना भी जुड़ जाएं तो ये जो न्यू ब्रिक्स बनेगा ये मोर्टल थ्रेट होगा टू द वेस्ट। मतलब पश्चिम की जो दादागिरी चल रही है, जो हेजेमनी चल रही है, या फिर जो यूएस डॉलर है उसकी जो जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन के बैठा है, तो उसके लिए एक मॉर्टल थ्रेट है। कि मतलब मॉर्टल थ्रेट का मतलब वाकई बहुत घातक हो सकता है रियल में। सो जैसा कि अब ये बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और एक और जो सबसे बड़ी खबर आई है इस वाली समिट में, वो है लास्ट वीक एट वन ऑफ द ब्रिक्स forums प्रेसिडेंट पुतिन of Russia announced that Russia alongside China and other BRICS nation was getting ready to launch new global reserve currency। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि मतलब राष्ट्रपति जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया इन अन्य ब्रिक देशों के साथ मिलके एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी लाना चाहता है जिसका नाम प्रोबेबली ब्रिक हो सकता है। तो और ग्लोबल रिजर्व करेंसी का मतलब होता है दोस्तों, दुनिया में जितना भी व्यापार होता है वो कौन सी करेंसी में होता है। तो दुनिया का जितना भी व्यापार होता है उसका अगर आज की डेट में कहें तो 59%, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया का लगभग 60% व्यापार आज अमेरिकन डॉलर में होता है। उसके बाद यूरो में होता है। ये रहा ये आंकड़ा अगर हम देखें तो आज का ये जो ब्लू वाला है ये आज के आंकड़े हैं कि आज जितना भी व्यापार होता है दुनिया में, तो यूएस डॉलर यूएसडी 59% दुनिया का व्यापार आज होता है अमेरिकन डॉलर में। और 21% होता है यूरो में, जो कि यूरोपियन यूनियन की रिजर्व करेंसी है। यूरोपियन यूनियन क्या है इस पर भी हम वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। और जो जापानी येन है, जापान की जो करेंसी है, उसमें 6% वर्ल्ड का व्यापार होता है। और जो ग्रेट ब्रिटेन का ब्रिटिश पाउंड है उसमें 5% होता है। तो अब ये जो लेखक है फिलिप, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स देशों की रिजर्व करेंसी आती है और वो ये बताना चाह रहे हैं कि अम, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूएस डॉलर पर। यूएस डॉलर का जो हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड में, वैश्विक व्यापार में। तो उन्होंने एक एक आंकड़े पेश किए हैं। वो कह रहे हैं कि आज की डेट में जो ब्रिक्स देश हैं वो वर्ल्ड जीरी मतलब अगर इसमें ईरान और अर्जेंटीना को भी जोड़ दें, 5 देश तो वो ब्रिक्स वाले प्लस ईरान प्लस अर्जेंटीना, इनको जोड़ दें तो वर्ल्ड जीडीपी में जो इनका हिस्सेदारी है वो 33% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगी पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। जीडीपी दोस्तों दो हिसाब से उसका जीडीपी को दो हिसाब से मापा जाता है। एक होता है नॉमिनल टर्म्स में और एक होता है पीपीपी टर्म्स में। दोनों में क्या अंतर होता है हम बता देंगे, अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे हम बता देंगे।
अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि किसकी मुद्रा में खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। तो इसको अगर हम बताना भी चाहें कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है, मान लो आज $1 की कीमत है 80 रुपये, लेकिन 80 रुपये में हमारे यहाँ मान लो कि 5 किलो आलू आ जाते हैं। लेकिन क्या $1 में अमेरिका में 5 किलो आलू आ जाएंगे? $1 में, सॉरी, क्योंकि $1 बराबर है 80 रुपये के। तो हमारे यहाँ तो 80 रुपये में 5 किलो आलू आ जाएंगे, लेकिन वहाँ $1 में मुश्किल से 2.5 या 3 किलो ही आलू आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है उसकी जो परचेजिंग पावर है, मतलब उसकी जो खरीदने की क्षमता है, वो ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं पीपीपी। इस टर्म्स में आज भी दुनिया का 1/3 मतलब 33% हिस्सा इन 5+2 अगर ये देश ये जुड़ते हैं, ईरान प्लस अर्जेंटीना, तो इतना जीडीपी का हिस्सा हो जाएगा न्यू ब्रिक्स देशों का। तो वो यूँ कह रहे हैं कि अगर ये इतनी जीडीपी पे अपनी रिजर्व करेंसी बनाते हैं, जो कि इजीली बना सकते हैं और डॉलर से लड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ये करते हैं तो ये बाद का डेटा है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है। तो कि मान लो कि ब्रिक्स ने अपने 33% जो भी वर्ल्ड ट्रेड है उसके लिए अपनी खुद की रिजर्व करेंसी बना ली, और फिर यूएस डॉलर का क्या हाल होगा, ये फिर दुनिया के ट्रेड में आ जाएगा लगभग 40% पर 39.5, और यूरो आ जाएगा 14.1, और ये आप सब देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये अमेरिका के लिए और यूएस डॉलर के लिए बहुत घातक होगा। इन्होंने और भी बात की है कि क्यों ये जो न्यू ब्रिक्स है ये काफ़ी घातक हो सकता है अमेरिकन हेजेमनी के लिए, अमेरिका या पश्चिमी देशों की दादागिरी के लिए। क्योंकि इन जो 5 देश हैं प्लस अब ये 7 हो जाएंगे, 5+2 हैं, तो इन 7 देशों की जो इकोनॉमिक पावर है, जो प्रोडक्शन ये पैदा करते हैं, जो मिलिट्री माइट है, जितना एरिया ये इनके पास है, जितनी पॉपुलेशन इनके पास है, वो एक बहुत मजबूत ब्लॉक पैदा करती है, मतलब एक मजबूत धड़ा पैदा करती है विश्व के नक्शे पर। तो वो यही बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिलिप कह रहे हैं कि अगर हम आज भी देखें तो ये जो 7 नेशन है या एक्सपेंडेड ब्रिक्स जिसे वो कह रहे हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, द एक्सपेंडेड ब्रिक्स कंट्रीज करंटली प्रोड्यूस अराउंड 26% ऑफ ग्लोबल ऑयल आउटपुट एंड 50% ऑफ आयरन ओर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो न्यू ब्रिक्स होगा, ये जो 7 देश हैं, ये आज भी दुनिया का 1/4 से ज़्यादा मतलब 26% जो ऑयल है, ऑयल का मतलब क्रूड ऑयल, वो इनमें इनमें प्रोडक्शन होता है उसका, और 50% ऑफ आयरन, और जो लोहा है मतलब स्टील, वो दुनिया का 50% मतलब आधा लोहा इन केवल 7 देशों में पैदा होता है। एंड दे प्रोड्यूस अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल कॉर्न। और जो मोटा अनाज है उसका 40% हिस्सा इन देशों में पैदा होता है, और 46% ऑफ ग्लोबल वीट, और दुनिया का 40% गेहूँ ये देश पैदा करते हैं। तो इस चीज़ से आप इस ब्लॉक की, इस धड़े की अहमियत समझ सकते हैं कि एक तो अगर खाद्य चीज़ों का हम कहें कि चाहे कॉर्न हो या वीट हो, गेहूँ हो या फिर मक्का, मोटा अनाज हो, तो उसमें कितना बड़ा एक हिस्सा ये पैदा करते हैं। अगर ये दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, अभी रशिया ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है, उसी से रूस और यूक्रेन से जो सप्लाई है गेहूं की वो गड़बड़ा गई है, जो सप्लाई है कॉर्न की वो गड़बड़ा गई है। तो उसी से बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए हैं, गेहूं के प्राइसेस ग्लोबल ट्रेड में बहुत बढ़ गए हैं। अगर ये 7 देश अपनी ऐसे सप्लाई को रोकने लग जाएं तो कितना एक इम्पैक्टफुल हो सकता है। प्लस 50% ऑफ स्टील यहाँ से बनता है। और एक बात बता दूँ दोस्तों, जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है आज की डेट में, जिस हिसाब से वो काम करती है और जिस हिसाब से चलती है, उसमें एक तो क्रूड ऑयल और एक स्टील और सीमेंट, तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। आप देखेंगे स्टील हर जगह लगता है, हर कारखाना बनाना है आपको, कोई रेलवे लाइन बनानी है,
आपको घर बनाना है, हर जगह स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, और ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के बिना तो कोई काम चलता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है। सो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब 1999 में अगर देखें तो जो अमेरिकन डॉलर था उसका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 70% थी। मतलब अकेले अमेरिकन डॉलर में 1999 में 70% दुनिया के पूरे वैश्विक व्यापार का 70% हिस्सा अकेले अमेरिकन डॉलर में होता था, जो अब घट के 59% है आज की डेट में। और अगर ब्रिक्स देश अपनी रिजर्व करेंसी लॉन्च कर देते हैं तो ये हिस्सा और घट के 40% पर आ जाएगा। इससे अमेरिका की जो ताकत है वो भी घटेगी और उसकी जो दादागिरी है वो कम होगी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने झट से उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब है कि तुम जो जब भी कुछ बेचने या खरीदने जाओगे दुनिया के बाजार में, तो हम तुझे अपनी करेंसी में व्यापार नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब है आज भी जैसे 59 या 60%, तो दुनिया का जो 60% जो व्यापार है उससे कट कर दिया उसको, रशिया को। और इसमें यूरो और जोड़ दें क्योंकि यूरोप भी शामिल है, तो ये देखो 81, मतलब लगभग 80% जो व्यापार वो उससे कट कर दे एक देश को, 80% मार्केट से कट कर दें। आप ये वैसे सोच के देखिए कि कोई आपको ये कह दे कि आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उनमें से 80% आप ना तो खरीद पाओगे ना बेच पाओगे, सिर्फ 20%। सो इसको ध्यान में रखते हुए अब दुनिया के जो देश हैं, इवन इवन जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया की, उन्होंने भी अब जो ग्लोबल रिजर्व रखता है एक देश, उसमें भी अब यूएस डॉलर की जो जितनी वो मात्रा रखते थे वो कम करनी शुरू कर दी है। और उनको अलग अलग मान लो कि ब्रिटिश पाउंड में रख रहे हैं, बढ़ा दिए, या यूरो में बढ़ा दिया है, येन में, या चाइना के रेनमेन में, या फिर गोल्ड खरीद लिया है। इवन कुछ देश तो क्रिप्टो करेंसी में भी रख रहे हैं रिजर्व। सो ये बात हुई। ये जो दो बड़ी बात थी वो ये हुई कि ब्रिक्स क्या है, और अब इस जो समिट हुई है, 14वीं समिट हुई है, वर्चुअल समिट, उसमें क्या दो बड़े मुद्दे निकल के आए हैं। हालांकि कुछ अन्य बातें भी हैं। चीन ने कहा है कि जो अमेरिका मिलिट्री अलायंस बना रहा है, जैसे जापान और साउथ जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अभी नेटो की समिट में गए थे, तो उसके लिए वार्न किया है। इंडिया ने कहा है कि भाई जो टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट ही घोषित किया जाना चाहिए, और उनको कोई देश सपोर्ट ना करे, आतंकवादी आतंकवादी होता है। सो ये अपने अपने मुद्दे सबने कहे, लेकिन जो दो दो बड़ी बात थी वो यही थी कि ईरान और अर्जेंटीना वो जुड़ने वाले हैं ब्रिक्स में, और एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी, खासकर ब्रिक्स देश अपनी, जैसे यूरोप ने किया है, उसे लॉन्च कर सकते हैं। बट ये देखना होगा कि ये कैसे करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि एक्चुअली ब्रिक्स में हालांकि एक देश एक वोट वाला सिस्टम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ब्रिक्स है उसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि चीन चीन जो है वो इन सब में नंबर में कितना बड़ा है। देखो चीन अगर ब्रिक्स अभी जो देश है उनमें खुद 68% इसकी जो इकोनॉमी है वो चीन से आती है, और बाकी में ये सारे देश हैं, जिनमें से इंडिया सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है जो 14% है, बाकी में ये सारे हैं। तो कैसे चीन एक यहाँ मतलब उसकी बहुत एक कितनी अंतर आ जाता है कि एक इतना बड़ा देश है और एक साउथ अफ्रीका है जिसका 1.7% ही है हिस्सा। बट फिर भी अगर ये देश फेयरली, जैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक देश एक वोट के हिसाब से काम करते हैं, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान और अर्जेंटीना ने तो ऑफिशियली एप्लीकेशन दे दिया है। सो
ये अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी जारी करते हैं तो ये जो वेस्ट के देश हैं जिनमें ये अ, अमेरिका और कनाडा और प्लस ये पूरा यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं जिनमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड इटली, पोलैंड, ये सारे देश जो आते हैं, ग्रीस, रोमानिया। सो इन इन देशों की जो हेजमनी चल रही है, दादागिरी चल रही है, तो इस पर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज हम देखें तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो दुनिया की पांचवी या छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ग्लोबल रिजर्व करेंसी में या वर्ल्ड ट्रेड में उसका हिस्सा आज भी 21% है, जबकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 5% से भी कम है। सो ये चीज़ें बदलनी चाहिए और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और अन्य ब्रिक्स के नेताओं ने भी कहा कि दुनिया के जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 देशों को वीटो पावर है। कौन कौन से 5 देश हैं जिनको वीटो पावर है ये कमेंट में बताइएगा और इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो वो उसमें सुधार होना चाहिए। और फिर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी वोटिंग में सुधार होना चाहिए। और क्योंकि अगर हम आज की रियलिटी की बात करें तो जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप और पूरा दक्षिण अमेरिका, मतलब लैटिन अमेरिका जिसे बोलते हैं, और लैटिन अमेरिका इसे बोलते हैं, ये यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका और इसके बीच में लैटिन अमेरिका है। सो जिसमें अल सल्वाडोर और ये बरमूडार, ये देश आते हैं। सो लैटिन अमेरिका पूरा और पूरा अफ्रीका महाद्वीप और कुछ देशों को छोड़ के, जैसे इंडिया, चाइना और रूस, सऊदी अरेबिया, इन कुछ देशों को छोड़ के पूरा एशिया, लगभग लगभग बहुत बड़ी जो एशिया की मेजोरिटी है वो उसके पास दुनिया की जो नीति निर्धारण है कि क्या होगा क्या नहीं होना है, उसमें वोटिंग राइट्स इन ज़्यादातर के पास है ही नहीं, वोटिंग राइट्स ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो उनके पास कितने वोटिंग राइट्स हैं, उनके पास अभी, जिसमें कि भारत और चीन और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं, तो उनके पास अभी केवल 13.24% वोटिंग राइट्स हैं। तो इसलिए ये सारे देश कह रहे हैं कि जो मल्टीलेटरल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे UN, UN हुआ, आई मीन UNSC, UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें अन्य देशों को शामिल किया जाना चाहिए, उनको वीटो पावर दी जानी चाहिए। तो और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी वोटिंग राइट्स में सुधार होना चाहिए, WTO में सुधार होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हमने आज जाने, और क्या हैं ब्रिक्स देश, क्या क्या वो चाहते हैं, और कौन कौन से नए देश हैं जो जुड़ रहे हैं, और क्या इम्पैक्ट होंगे इसके पश्चिम के नेतृत्व वाली दुनिया पर। सो आपने अपना टाइम दिया, बड़े ध्यान से ये सारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको ये पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। Are you listening?